हेलो एवरीवन, मैं भारती शर्मा एक बार फिर आपके अपने चैनल शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके कंपटीशन बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ जी, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उपसर्ग और प्रत्यय से हमने लिए हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। यानी जब हम वर्ष में इक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा। हमने उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। जिसको भी उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर नहीं है एक बार वो वीडियो देखें, ताकि आपको ये टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय वाला पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो देखिए, हमने उसमें बताया हुआ है कि प्रत्यय जो हमारा शब्द होता है धातु, उसके या शब्द के अंत में शब्दांश में लगती है, यानी अंत में। तो आप देखेंगे वर्ष और इक को जब हम प्लस करेंगे यानी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा। देखिए ऑप्शन वार्षिक, वर्षिक, वार्षिकी या वार्षिकी। तो आप देखेंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है वार्षिक, क्योंकि जब वर्ष में इक प्रत्यय लगेगा तो वार्षिक नहीं होगा, वार्षिक हो जाएगा। तो राइट आंसर इज हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। सेकंड देखेंगे, स्वार्थ शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ देखेंगे आप जो स्वार्थ शब्द है इसमें हमारा उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आपको पता होगा, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के जो शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ते हैं। अब आप देखेंगे हम यहाँ क्या देख रहे हैं, स्वार्थ। अब आप ऑप्शन में देखिए स्व, सु, सब या स्व। तो स्व यानी निज, अपना। अर्थ यानी हम देखेंगे तो हमारा स्व यहाँ आ रहा है पहला जुड़ा हुआ, तो ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। स्वार्थ शब्द में जो उपसर्ग है वो है हमारा स्व। ये नहीं है, सब भी नहीं होगा और स्व भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज स्व। थर्ड देखेंगे, अधमरा शब्द में उपसर्ग है। जैसा कि मैंने बताया जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। अब आप देखेंगे उपसर्ग यहाँ पूछा गया है, तो हमारे पास शब्द क्या है, अधमरा और अध यानी कि आधा। अब आप देखेंगे आ, राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग है। अध उपसर्ग है हमारा इसका, तो ये हमारा राइट आंसर है। आ भी रॉन्ग रहेगा और अधि होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अध शब्द में जो उपसर्ग है अधमरा में, राइट आंसर इज अध। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे वे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए जो ये यहाँ पूछा है वे, पहली बात तो ये क्या है, उर्दू का हमारा उपसर्ग है। फारसी, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे जो ये है वे, ये हमारा उर्दू का उपसर्ग है। अब देखिए हम शब्द बनाकर देख लेते हैं। एक मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में। बेफजूल बन रहा है हमारा, बेबस भी बन रहा है, बेअदब भी बन रहा है, लेकिन बेईमान शब्द नहीं बन रहा। तो वे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता, ईमान में। ये तीनों हमारे ऐसे शब्द हैं जब हम इसमें वे उपसर्ग लगाएंगे तो हमारे ये शब्द आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है यहाँ पांचवा प्रश्न है आपका कि शिक्षित में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में जो जुड़ा है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शिक्षित में प्रत्यय है हमारा क्या है यहाँ, शिक्षित। शिक्षित किससे बना है, अब यहाँ जगह है, मैं यहाँ समझाते हैं। यानी शिक्ष धातु से हमारा ये बना है। अब शिक्ष धातु में प्लस क्या हुआ, इत। कैसे पता, अब आपका हो गया हमें समझ नहीं आया, क्योंकि शिक्ष क्या हो गया, धातु, ये तो अलग हो गया हमारा धातु शब्द। अब यहाँ मात्रा छाप पे किसकी लगी है, छोटी की और ता, तो ये हमारा क्या हो गया आपका प्रत्यय। अब आप ऑप्शन देखिए,
शित होगा, नहीं। शित होगा, ये भी नहीं होगा। ता नहीं होगा, हमारा प्रत्यय होगा फोर्थ ऑप्शन। तो शिक्षित में प्रत्यय है, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः हैं। क्रमश यानी क्रम से, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो उपयोगिता शब्द देखेंगे, उपयोगिता में उपसर्ग यानी पहले उप कहाँ दिया गया है, पहला ऑप्शन भी दिया है, सेकंड में नहीं है, क्योंकि क्रमशः बोला गया है यहाँ, क्रम से, पहले उपसर्ग फिर प्रत्यय, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे उ और गीता, तो हमारा क्या है, अगर हम केवल उ देखते हैं तो प्रयोगिता का कोई भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि उप को हटाने के बाद योगिता यानी योग्यता का अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। अब हमारे पास क्या बचता है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब यहाँ देखिए आप, उप हमारा हो गया, क्योंकि योग्यता अलग होकर मूल शब्द का अपना अर्थ होता है। अब हम यहाँ देखेंगे प्रत्यय कौन सा है हमारा। अब आप जैसे कि इसमें देखा था अभी हमने उपयोग, मूल शब्द क्या है हमारे पास, उपयोग। जब उपयोग में हमने इता प्रत्यय को ऐड किया यानी जोड़ा, तो हमारा उपयोगिता बना। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ तो केवल ता है, अगर हम इसको करें उपयोगी तो क्या आता, बड़ी की मात्रा आती, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप छोटी की, तो हमारे पास ये क्या है, प्रत्यय। कहाँ लिखा है, इसमें तो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यानी उप हमारा उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हमारा इता हो गया। तो राइट आंसर बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन, उपयोगिता शब्द का। चलिए देखते हैं आगे कि निम्न शब्द कौन से उपसर्ग से बने हैं। निम्न शब्द यानी जो हमारे सामने यहाँ दिए हुए हैं, हम इनको क्या करेंगे, टाइम बहुत कम होता है हमारे पास एग्जाम में और हम बहुत जल्दी से इनको करना चाहते हैं, टाइम ज़्यादा ना लगे, तो हम इनको फटाफट से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आपको ये मात्रा जो होती है इसका जब ये दर्शाई जाती है किसी वर्ण पे, उससे पहले ये बोली जाती है, इसका उच्चारण होता है, जैसे कि पुनर। ठीक है, यहाँ ये लगी हुई है तो बोलेंगे यहाँ पर पुनर्जन्म, पुनरुत्थान और पुनर्आगमन। अब आप देखेंगे कि इसमें किस चीज का बार बार पहले आ रहा है, हमारा उपसर्ग, यानी पहले आ रहा है शब्द के पुनर। तो यहाँ पु आया तो ये हमारा नहीं होगा, पुन नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन है प्रा भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे पुनर, इसको पुनर अलग करेंगे, जन्म हमारा बन गया, पुनर अलग करेंगे उत्थान, सही बना है, पुनर अलग करेंगे और आगमन। हमेशा याद रखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय जब भी हम किसी शब्द से अलग करते हैं तो उस अलग हुए शब्द का भी अपना एक मूल अर्थ होना चाहिए, तभी वह सार्थक होते हैं। अगर नहीं बनता अपना अर्थ तो इसका मतलब ये है कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय जो अलग किया है वो तरीका गलत है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर देखेंगे पुनर, क्योंकि तीनों शब्दों में जब हम पुनर को उपसर्ग को अलग करते हैं तो तीनों शब्दों का मूल अर्थ अपना होता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, बार बार बताया जा रहा है यहाँ आपको, जो धातु या शब्द के अंत में ऐड किया जाता है, यानी उसको मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ क्या ऐड किया, इत, शब्द के अंत में यहाँ इता ऐड किया था हमने। ठीक है, ये उपसर्ग का है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। समास नहीं, समास तो नहीं कहते। अव्यय शब्द नहीं, अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं, जिनमें लिंग वचन या क्रिया के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। समास भी नहीं है, अव्यय शब्द भी नहीं है। अब धातु या शब्द के अंत में यानी उपसर्ग तो हमारा प्रारंभ में जोड़ा जाता है, शुरू में, तो उपसर्ग भी हमारा नहीं है। सो राइट आंसर इज हमारा होगा प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय ही हमारा शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। अनुपसर्ग से बने शब्द हैं
यानी जो अन उपसर्ग यहाँ दिया है उससे बने हुए हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं। देखिए पहला शब्द लिखा है आपके सामने अनमोल, दूसरा अनावश्यक और तीसरा अनवन। यह यहाँ दिया है उपरोक्त तो सभी। तो आप देखेंगे कि अनमोल, तो यहाँ देखेंगे मोल क्या है, मूल शब्द है, और अन क्या है, हमारा उपसर्ग है। अब यहाँ देखेंगे अन उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द है। अब यहाँ देखेंगे अन क्या है, हमारा उपसर्ग है और ये हमारा मूल शब्द है। इसका अर्थ ये होगा कि अन उपसर्ग से बने शब्द यहाँ उपरोक्त तो सभी हैं। तो राइट आंसर इस हमारा 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। अब आप देखेंगे सहभागिता जो शब्द है इसमें क्या पूछा गया है, उपसर्ग भी पूछा गया है और प्रत्यय भी हमारा पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम क्या, उपसर्ग। उपसर्ग यानी जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। शब्द हमारे पास सहभागिता, अब देखेंगे प्रारंभ में सह जुड़ा हुआ है यहाँ, तो इसमें सह दिया हुआ है, इसमें सा है और ता, ये नहीं हो सकता। इसमें भी सह है और इसमें भी नहीं हो सकता। तो यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि दोनों में से कोई भी राइट हो। अब हम क्या देखेंगे कि पूछा है प्रत्यय। अब आप देखेंगे प्रत्यय यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, गा पर किसकी मात्रा दी है, यहाँ छोटी ई, और ये ता, यानी आप देखेंगे यहाँ लिखा है इता, यानी इता क्या है, हमारा प्रत्यय। तो सह ये आ गया उपसर्ग और इता हमारा प्रत्यय आ गया। अब देखिए ये भी था, तो यहाँ केवल हमारा क्या आ रहा है, ता उपसर्ग। अगर हम सहभागी देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन सहभागिता तो यहाँ पर छोटी की मात्रा है। तो हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा जो 10 क्वेश्चन है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग प्रत्यय से हुआ है, तो सह हमारा उपसर्ग हो गया और इता हमारा प्रत्यय हो गया। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अनहद शब्द में, जो अनहद शब्द हमारे सामने दिया हुआ है, अनहद शब्द में हद प्रत्यय है, आ उपसर्ग है, दा प्रत्यय है या अन उपसर्ग है। देखिए हद प्रत्यय है, हमने कहा था कि धातु शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं, तो अन हमारा क्या है, प्रत्यय नहीं है, यानी ये धातु शब्द नहीं है जो कि हद हमारा प्रत्यय बनेगा। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, रॉन्ग। आ उपसर्ग है। अगर हम आ उपसर्ग को अलग करके देखते हैं तो नहद का कोई अपना अर्थ नहीं होता, तो इसलिए हमारा आ उपसर्ग नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। अब हम देखेंगे दा प्रत्यय है। आप देखिए अनह, अनह यानी इसका भी कोई अपना अर्थ नहीं होगा, तो ये भी हमारा थर्ड जो है ऑप्शन वो भी हमारा रॉन्ग है। राइट आंसर ही क्या होगा हमारा अन। कैसे कि हम हद हमारा मूल शब्द हो गया और अन हमारा उपसर्ग हो गया। शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग वे, जो वे दिया है किस भाषा का शब्द है, यानी बेईमान। तो आप देखेंगे जो बेईमान है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, संस्कृत का भी नहीं है और अंग्रेजी भाषा का भी शब्द नहीं है। जो ये बे बनता है ये किसका है, हमारा उर्दू भाषा का उपसर्ग है। उपसर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो हमारा जो वे है ये हमने पहले अभी क्वेश्चन लिया था, तो ये हमारा बनेगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग वे किस भाषा का है, उर्दू भाषा का है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 13 क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे हम अपना पढ़ाई पूरा करते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे ध्यान देंगे। कृदंत जो प्रत्यय है वह किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, क्या संज्ञा के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं, नहीं। सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता होगा
हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, वो सब संज्ञा में आते हैं। तो क्या उनके साथ प्रत्यय जुड़ते हैं? नहीं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या उनके साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं? नहीं। विशेषण, विशेषण जो कि किसी की विशेषता बताई जाती है तो विशेषण कहलाते हैं, उनके साथ जुड़ते नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन संज्ञा रॉन्ग है, सेकंड है सर्वनाम, ये भी रॉन्ग है, थर्ड है विशेषण, ये भी हमारा गलत है। तो फोर्थ बचता है क्रिया। क्रिया के साथ हमेशा कृदंत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। सो राइट आंसर 13 हमारा जो क्वेश्चन है उसका बनेगा क्रिया। 14 लेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्न पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? आपके सामने जो ये 4 शब्द दिए हैं, पद दिए हैं, दैविक, सामाजिक, भौमिक और प्रक्षिक। अब आप इनमें देखोगे कि जो हमारा पूछा गया है क्या, इक प्रत्यय लगाने से शब्द बने हैं और इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि गलत है, तो वह कौन सा है? अब देखिए, दैविक यानी देव और दैविक, तो ये हमारा सही है, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखेंगे सामाजिक, सामाजिक यानी समाज और इक प्रत्यय उसमें जोड़ दिया तो हमारा सामाजिक बन गया, ये भी राइट आंसर है। भौमिक, भूमि और भौमिक, अगर हम इसमें देखेंगे भौम तो ये भी हमारा राइट आंसर है। लास्ट वाला देखेंगे प्रक्षिक, अगर हम इसमें से इक हटा देते हैं तो प्रक्ष का कोई अपना अर्थ नहीं होता, तो हमारा जो आंसर है यानी जो नहीं बना है इक प्रत्यय लगाने से शब्द, जो गलत है पद, वो हमारा फोर्थ है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं या किसी को नमस्कार करते हैं तो हमें आशीर्वाद के रूप में मिलता है चिरायु भव, यानी लंबी आयु वाले हो। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर यानी लंबी आयु वाले। तो देखेंगे क्या है उपसर्ग। हमेशा मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आपको, ताकि आपको ये चीज़ एकदम दिमाग में सेट हो जाए। तो उपसर्ग यानी कि पहले, शब्द के पहले जो जोड़े जाते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप देखेंगे चिर आयु, मैंने आपको जैसा बता दिया चिर आयु अलग अलग कर लीजिए, चिर प्लस आयु मिलकर क्या बना? चिरायु शब्द हमारा। उपसर्ग क्या होगा इसमें? आंसर आपको जवाब मिल गया होगा, ची नहीं होगा, चिर हमारे पास है, यू है या आयु है, ये सब रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, चिर यानी लंबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव जो शब्द है इसमें हमारा प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा है? वह है, तो अभी हमने क्या बोला था, यहाँ उपसर्ग यानी जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो प्रारंभ में लगा हुआ वह तो हमारा प्रत्यय नहीं होगा। अब हम देखेंगे और भी क्या हमारे पास ऑप्शन है, आव है, हाव है या आवा। तो आवा तो बनता नहीं, हो सकता है हाव हो, क्योंकि ये हमारा क्या है, लास्ट का वर्ड हाव बचता है और आव भी बचता है। अब हम क्या देखेंगे, बार बार बताते हैं कि अपना एक अर्थ होना चाहिए अलग होने के बाद। अब आप देखिए, पानी बह रहा है, बह रहा है यहाँ पानी, अगर हम इसमें आव प्लस कर देंगे तो क्या बन गया, बहाव बना। समझ आ रहा है ना आपको? अगर हम इसको ये वाला आंसर ले लेंगे हाव, तो वाह का तो अपना अकेला रह गया, उसका तो कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ये रॉन्ग है, राइट आंसर इज आव रहेगा। यानी बहाव शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो है हमारा आव। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे 17 क्वेश्चन है हमारा, अक्कड़ प्रत्यय लगाकर बना शब्द है। अब जो हमारा प्रत्यय है अक्कड़, तो हम देखेंगे ये किस में लगा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है भुक्कड़, घुमक्कड़
और तीसरा अड़ियल और चौथा खर्राटा। तो अब आप देखेंगे कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में। तो भुक्कड़ में हो सकता है अक्कड़, क्या लगता है आपको? लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर हम इसमें अक्कड़ को अलग करेंगे, इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, खा, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। अब हम देखेंगे सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि घुमक्कड़। क्या होता है, घूम और घुमक्कड़। घुमक्कड़ कहते हैं जो ज़्यादातर घूमते रहते हैं। अगर हम इसमें से अक्कड़ को अलग करेंगे प्रत्यय, तो हमारा अपना मूल शब्द बनता है। अड़ियल का कोई इसमें अर्थ नहीं है और ना ही खर्राटा। तो हमारा जो अक्कड़ प्रत्यय लगाकर बना शब्द है वो क्या है, घुमक्कड़। सो राइट आंसर इज हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जो हिंदी में हमारे प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है और कृत है, तो दोनों की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पूछा है कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखेंगे 28 लिखा हुआ है, 30 है, 42 या 40। तो राइट आंसर क्या है हमारा 28। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या हमारी कितनी है, 28 है। आइए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। देखिए बार बार समझा रहे हैं आपको, इसलिए कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में और प्रत्यय अंत में जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पूछा है उपसर्ग विज्ञान में, तो क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, जब उपसर्ग पूछा है तो यहाँ देखेंगे वि और धन ज्ञान। तो अपना जब हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो ज्ञान का अपना एक अलग अर्थ होता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, फर्स्ट वी, सेकंड है विग, थर्ड है ना और फोर्थ है ज्ञान। तो देखिए हम देखते हैं फोर्थ, यहाँ से चलते हैं। ज्ञान हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान कहाँ जुड़ा हुआ है, शब्द के अंत में। ना भी नहीं हो गया क्योंकि लास्ट में जुड़ा हुआ है। विग क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हम विग को अलग करते हैं तो आन का हमारा कोई भी प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय यहाँ पूछा नहीं गया। तो राइट आंसर यानी उपसर्ग बनता है हमारा विज्ञान। मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बताया है कि हम उपसर्ग और प्रत्यय को शब्द से अलग करते हैं तो उनका एक अपना मूल अर्थ होना चाहिए। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, यानी दोषहर्ता जो हमारे पास शब्द है इसमें हमारा प्रत्यय कौन सा है। देखेंगे कि प्रत्यय, फिर एक आखिरी बार बता रही हूँ, कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में। तो आप देखेंगे दोष एक शब्द है, अपना मूल अर्थ होता है इसका, और ये हमारा प्रत्यय है। अब आप देखेंगे यहाँ क्या दिया है, हर्ता, हर, दोष या हारी। हर का अर्थ भी क्या होता है कि हरने वाला, यानी दूर करने वाला। अब दोष तो हमारा प्रारंभ में लगा तो ये उपसर्ग में आ गया, ये नहीं होगा। हारी का यहाँ कोई महत्व नहीं है, यानी मतलब नहीं बनता। अब हम हर भी देख सकते हैं या हरता भी देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एक जैसे दिए जाते हैं ताकि हम सोचने पर, इनको देखने पर मजबूर हो। तो हरने का क्या अर्थ होता है, यानी दूर करना, और हरता इसका भी वही अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर हर नहीं है, यहाँ प्रत्यय क्या दिया हुआ है, हरता। तो राइट आंसर बनेगा आपका हरता, यहाँ हर का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी हमारी जो भी वीडियो आने वाली है सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।